आप देख रहे हैं देश हित वॉर एडिशन। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। रूस की सेना ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन की सेना 72 घंटे से ज्यादा रूस के सामने टिक पाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मान चुके थे कि चौथे दिन तक तो ना उनकी जान बचेगी और ना ही यूक्रेन अपने आप को बचा पाएगा। लेकिन अचानक बाजी पलटती नजर आ रही है। अब रूस बातचीत से यह मामला सुलझाना चाहता है, जिसके लिए यूक्रेन बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, और वो भी पुतिन के कहने पर नहीं बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति के गुहार लगाने के बाद। चौथे दिन यूक्रेन पर रूस का जोरदार प्रहार। रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। पुतिन की शांति वार्ता पर ज़ेलेंस्की की ललकार। रूस की शर्तों पर बातचीत से यूक्रेन का इनकार। यूक्रेन के दबाव में रूस को करना पड़ा स्थान परिवर्तन। चार दिन पहले तक यूक्रेन पर रूस के हमले को चिड़िया और बाज की लड़ाई माना जा रहा था। रूस के हमले से हैरान परेशान यूक्रेन बातचीत के जरिए बचाव का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन चौथे दिन अचानक बाजी पलट गई और ऐसी पलटी कि जंगी तेवर दिखाने वाला रूस शांति वार्ता की पेशकश करने लगा, जबकि यूक्रेन अड़ चुका था कि वो अब बात करेगा तो अपनी पसंद की जगह और अपनी शर्तों पर। रूस ने एक दिन पहले बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा था। वहां रूस के अधिकारी यूक्रेन का इंतजार कर रहे थे, जबकि यूक्रेन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दो टूक जवाब दे दिया था कि वो रूस के साथ बेलारूस में तो कतई बात नहीं करेंगे, क्योंकि रूस की सेना को हमला करने के लिए अपनी जमीन देकर बेलारूस ने यूक्रेन से दुश्मनी निभाई थी। У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году. Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске. Мы много раз встречались. Так просто правильно, так правдиво, именно так, по-соседски, разговаривать нам. यूक्रेन के तेवर देखकर रूस भी हैरान था। वो बेलारूस के बजाय किसी और देश में बात करने के लिए तैयार नहीं था। मामला अटकता दिखा तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की। उसी के बाद बीच का रास्ता निकाला गया और ज़ेलेंस्की इस बात पर राजी हो गए कि वो मिन्स्क के बजाय बेलारूस के गोमेल शहर में रूस के साथ बातचीत कर सकते हैं। रूस के सामने तन कर खड़ा होने का हौसला 4 दिन पहले तक यूक्रेन के पास नहीं था। रूस की ताकत के आगे यूक्रेन की हैसियत चिड़िया जितनी भी नहीं मानी जा रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तो हमले के पहले दिन बेबस नजर आने लगे थे। Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. लेकिन चौथे दिन माहौल बदल गया था। ज़ेलेंस्की को समझ में आने लगा था कि उन्होंने पुतिन का प्लान बिगाड़ दिया है। दरअसल रूस का पूरा गेम प्लान ही यही था कि वो 2 से 3 दिन में ज़ेलेंस्की की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। ज़ेलेंस्की ने खुद बताया था कि रूस की सेना कीव पर हमला करके उनकी और उनके परिवार की हत्या करना चाहती है। उनके सामने मरता क्या ना करता वाले हालात पैदा हो चुके थे, इसलिए उन्होंने रूस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सड़कों पर उतर गए।
जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हताश हो चुके यूक्रेन के लोग और वहां के सैनिक पूरे जोश के साथ रूस को आगे बढ़ने से रोकने में जुट गए। यूक्रेन को भी मालूम है कि वो अपने इस हौसले से रूस को हरा नहीं पाएगा, लेकिन इस हौसले से यूक्रेन ने पुतिन का प्लान तो यकीनन बिगाड़ ही दिया है। इस युद्ध की तैयारी पुतिन ने यही सोचकर की थी कि रूस की सेना जब दक्षिण में क्रीमिया, पूर्व में डोनबास और उत्तर में बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर एक साथ धावा बोलेगी तो 48 से 72 घंटे में यूक्रेन सरेंडर कर देगा। कीव पर कब्जा करके वहां अपनी पसंद के आदमी या यूक्रेन की सेना के किसी अफसर को सत्ता सौंपने की तैयारी थी। रूस कर चुका था और इसलिए उसने कीव के आसपास अपने पैराट्रूपर्स भी उतार दिए थे, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी के बाद रूस ने यूक्रेन से बातचीत की पेशकश की, जिसे ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें रूस की शर्तें मंजूर नहीं थी। После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу. И эта пауза уже продолжается достаточно долго. रूस ने बातचीत की शर्त रखी थी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने का इरादा छोड़ देगा। यूक्रेन की सरकार यूरोप या अमेरिका के किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होगी और यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता में कटौती करेगा। इन शर्तों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन उन्हें बेलारूस की राजधानी में जाकर रूस के साथ बातचीत करना मंजूर नहीं था। यूक्रेन की जिद तोड़ने के लिए रूस ने अपने हमले भी तेज कर दिए, लेकिन उनसे बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया। चौथे दिन की शाम ढलते ढलते थोड़ी नरमी यूक्रेन ने दिखाई और थोड़ा सा रूस भी झुका। बेलारूस के राष्ट्रपति के समझाने के बाद दोनों देश गोमेल में बैठक करके शांति का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस की सेना यूक्रेन से 10 गुना बड़ी है। रूस का रक्षा बजट यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देशों में रूस दूसरे नंबर पर है, यानी हथियारों के मामले में भी यूक्रेन की रूस के सामने कोई बिसात नहीं है। फिर भी अब यूक्रेन को रूस के साथ लड़ने से डर नहीं लग रहा। यूक्रेन अपने डर को हरा चुका है, जो उसके लिए किसी जीत से कम नहीं है। रूस की मिसाइल और उसके लड़ाकू विमान 4 दिन से यूक्रेन पर आग बरसा रहे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के लिए पुतिन ने जितने सैनिक भेजे हैं वो यूक्रेन की पूरी सेना के बराबर है। सैन्य ताकत के मामले में यूक्रेन और रूस की कोई तुलना नहीं है। फिर भी यूक्रेन के लोग रूस की सेना से टकराने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीर यूक्रेन के हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसका एक नागरिक रूस के टैंक का रास्ता रोककर खड़ा हो गया है। यूक्रेन के लोगों से इतनी कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद रूस को नहीं थी, इसलिए चौथे दिन उसने यूक्रेन को तहस नहस करने के लिए चौतरफा हमले किए और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रूस की सेना से लड़ने की ये ताकत यूक्रेन को कहां से मिल रही है, इसकी झांकी भी देख लीजिए। दुनिया के तमाम देशों में रूस को खलनायक के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन पर उसके हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर झंडे और बैनर पोस्टर लेकर उतर आए हैं। युद्ध के मैदान से मीलों दूर की ये हुंकार सीधे वार नहीं करती, लेकिन उसकी गूंज युद्ध लड़ रहे सैनिकों में भरोसा तो पैदा कर ही देती है कि वो अकेले नहीं है। अमेरिका और यूरोप के देशों की सरकारों ने यूक्रेन को पैसे और हथियार की मदद पहले ही भेजनी शुरू कर दी थी, लेकिन जिस मनोबल की जरूरत यूक्रेन को थी वो युद्ध के विरुद्ध सड़कों पर उतरे लोगों के नारों से मिली, जिसका शोर रूस की धरती पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस में भी यूक्रेन पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। यूक्रेन को इसी के बाद एहसास हुआ कि वो रूस का सामना कर सकता है। अब यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है और नाटो और यूरोप के देश उसे भरोसा दे रहे हैं कि हथियारों की कमी नहीं होगी। The NATO allies continue to provide support to Ukraine, and it was actually at the meeting today at the NATO summit with EU and Finland and Sweden
allies announced and also informed other allies about the type of weapons, the type of support, and some of that also includes air defense systems. So NATO allies have and continue to provide support, military, but also different types of equipment to Ukraine. यूक्रेन को सबसे ज्यादा खतरा रूस के टैंक और हवाई हमले से है, इसलिए मदद के नाम पर वो सभी देशों से टैंकों को ध्वस्त करने वाले हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। यूक्रेन को अब तक हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा मदद अमेरिका ने दी है। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद से अब तक अमेरिका 250 करोड़ डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल, स्नाइपर राइफल, रडार सिस्टम भी शामिल है। इसी हफ्ते अमेरिका ने यूक्रेन को 35 करोड़ डॉलर के स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, छोटे हथियार और दूसरे उपकरण देने का ऐलान किया है। पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को कम दूरी तक मार करने वाली 2000 एंटी टैंक मिसाइल भेजी और इसे चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए अपने एक्सपर्ट्स भी भेजे हैं। यूरोप के देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने भी यूक्रेन को स्ट्रिंगर और एंटी टैंक मिसाइलें भेजी हैं। पिछले हफ्ते चेक गणराज्य ने यूक्रेन को तोप के गोले भेजने का ऐलान किया। नीदरलैंड्स ने भी रूस की सेना से लड़ने के लिए 50 एंटी टैंक मिसाइल और 400 रॉकेट यूक्रेन भेजने का वायदा किया है। और जर्मनी भी यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार और जमीन से हवा में मार करने वाली 500 स्ट्रिंगर मिसाइलें भेजने का ऐलान कर चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए अपना दशकों पुराना नियम भी तोड़ दिया। अब तक जर्मनी ऐसे किसी देश को हथियार नहीं देता था जहां युद्ध चल रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के हमले पर अब यूक्रेन की रणनीति यही है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। वो रूस के साथ लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन से लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, रूस की आर्थिक हालत उतनी ही पतली होती चली जाएगी। यूरोपियन यूनियन के एक सांसद का दावा है कि अगर यूक्रेन 10 दिन तक रूस के सामने टिका रहा तो पुतिन का कोई प्लान रूस को कंगाल होने से नहीं बचा पाएगा। रूस की हर मिसाइल, हर बम, हर गोली यूक्रेन को खंडहर बना रही है। लेकिन इस जंग में जितनी बर्बादी यूक्रेन को झेलनी पड़ रही है, उतनी ही कीमत रूस को भी चुकानी पड़ रही है। यूक्रेन पर हमले पर रूस का कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसका कोई हिसाब अभी रूस ने नहीं बताया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के सांसद और एस्टोनिया के पूर्व सेना प्रमुख का दावा है कि यूक्रेन में लड़ाई पर रूस को हर दिन 20 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस को यूक्रेन में अपनी सेना तक रॉकेट और बम की सप्लाई करने में भी दिक्कत आ रही है। आमतौर पर युद्ध के दौरान सेना की किसी टुकड़ी के पास 3-4 दिन तक लड़ने के लिए गोला बारूद होता है। यूक्रेन में रूस की सेना को लड़ते हुए 4 दिन बीत चुके हैं और माना जा रहा है कि उसके पास हथियार अब तेजी से खत्म हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि 3 दिन की लड़ाई में उसने रूस के 27 लड़ाकू विमान और 26 हेलीकॉप्टर मार गिराए। उसने रूस के 146 टैंक, 706 बख्तरबंद गाड़ियां और 49 तोपों को भी ध्वस्त करने का दावा किया। चौथे दिन यह खबर भी आई कि यूक्रेन पर अब बेलारूस से हमला शुरू हो गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर रूस कमजोर पड़ा तो वो अपने सैनिकों को जंग में उतार देंगे। Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут. अगर यूक्रेन 4 दिन में सरेंडर कर देता तो रूस को बिल्कुल परेशानी नहीं होती। उसकी तैयारी ही युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की थी और इसलिए हमले के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की सेना को नसीहत दी कि वो यूक्रेन में जेलेंस्की का तख्ता पलट करके खुद सरकार चलाएं। К военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. रूस एक तरफ यूक्रेन से लड़ाई में बढ़ते नुकसान से परेशान है तो दूसरी ओर आर्थिक प्रतिबंधों का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है।
अब पुतिन एक तरफ अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें अपने देश की जनता और उद्योगपतियों को समझाना पड़ रहा है कि यूक्रेन पर हमला करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। Я хочу еще раз это подчеркнуть. Вынужденные меры. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы. Тем не менее, и вот то, что Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи настолько, насколько она остается этой частью. अब एक तरफ रूस के सैनिकों ने कीव को घेर रखा है तो दूसरी तरफ रूस की पूरी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों से घिर गई है। यूरोप के लगभग सभी देशों ने रूस के जहाजों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद कर दी है। रूस के कई बैंकों को विदेशों से लेन देन करने वाले प्लेटफॉर्म स्विफ्ट से भी बाहर किया जा चुका है। कुल मिलाकर रूस अगर ये युद्ध जीत भी लेता है तो भी आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर उसकी जंग बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के धोखे की। वॉर का चौथा दिन, अब तक नहीं जीते पुतिन। पुतिन का फाइनल प्रहार आज। बर्बाद हुआ यूक्रेन, जिम्मेदार बाइडेन। यूक्रेन पस्त, दुनिया त्रस्त, पुतिन मस्त। यूक्रेन पर अटैक, दुनिया में धमाका। यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बाइडेन की खिंचाई कर रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन को बेवकूफ बताया। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में जंग होती ही नहीं। यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन की फजीहत। ट्रंप ने बाइडेन को बताया बेवकूफ। बाइडेन पर ट्रंप का ज़बानी प्रहार। मैं होता तो नहीं होता यूक्रेन में नरसंहार। दुनिया भर में अमेरिका की इस बात को लेकर फजीहत हो रही है कि उसने युद्ध में यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वजह से आज यूक्रेन का ये हाल है। दुनिया ही नहीं, अपने देश के लोग भी बाइडेन को यूक्रेन के हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक ओर व्लादिमीर पुतिन को स्मार्ट बताया तो वहीं दूसरी ओर जो बाइडेन को बेवकूफ बताने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि बाइडेन रूस के सामने खड़े नहीं हो पाए और अब पुतिन उन्हें ड्रम की तरह बजा रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस के हमले को नरसंहार बताया और कहा कि ये कभी नहीं होना चाहिए था। पुतिन के साथ संबंधों का हवाला देते हुए ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में रूस का हमला नहीं होता। बाइडेन की खिंचाई करते हुए ट्रंप ने कहा, पहले हम एक स्मार्ट देश थे, अब हम एक मूर्ख देश हैं, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक जो बाइडेन ने अगर मसले को ठीक तरीके से संभाला होता तो आज ऐसे हालात पैदा नहीं होते। व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप पर पलटवार करते हुए उन्हें डरपोक बताया है। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन समेत 28 देशों ने यूक्रेन को मेडिकल सप्लाई के साथ सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। जो बाइडेन ने अमेरिकी विदेश विभाग को शुक्रवार को यूक्रेन को सैन्य सहायता के रूप में $350 मिलियन जारी करने के निर्देश दिए थे।
लेकिन अमेरिका की इस सफाई के बाद भी सवाल बरकरार है कि क्या इस मदद से यूक्रेन में पुराने दिन वापस आ जाएंगे? क्या अमेरिकी मदद से यूक्रेन के नागरिकों के जख्म भर जाएंगे? क्या जिस दर्द और बेबसी से यूक्रेन गुजर रहा है वो खत्म हो जाएगा? जानकारों की माने तो पुतिन ने यूक्रेन संकट के बहाने सुपर पावर अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने एक तरह से बाइडेन को संदेश दे दिया है कि अब उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। यूक्रेन में अब तक रूस ने भारी संख्या में आधुनिक हथियार और सेना के जवान उतार दिए हैं। जाहिर है इनसे निपटना यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर दुनिया भर में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए अमेरिका खुद को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में अमेरिका के लिए एक और जंग में कूदना खुदकुशी करने के बराबर होगा। लेकिन युद्ध से पहले जो अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में न सिर्फ खुलकर बोल रहा था बल्कि पुतिन को धमका भी रहा था, लेकिन अब मैदान जंग में नहीं उतरने से उसकी फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन की जंग का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की, जिसके कुल उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है और वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। रूस ने पिछले साल मार्च अप्रैल में यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती की और तभी कच्चे तेल के दाम में आग लगनी शुरू हो गई। वर्ष 2021 में जून से सितंबर तक कच्चे तेल के दाम $70 से $75 प्रति बैरल थे। अक्टूबर से रूस ने यूक्रेन पर हमले की चेतावनी देनी शुरू की तो कच्चे तेल की कीमत $83 के पार चली गई। दिसंबर में रूस ने बेलारूस और यूक्रेन की सीमाओं पर युद्धाभ्यास करना शुरू किया तो कच्चे तेल के भाव औसतन $95 तक पहुंच गए और जिस दिन यूक्रेन पर रूस ने हमला किया उस दिन कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल तक जा पहुंची। बीते 7 साल में, जी हां, बीते 7 साल में कच्चे तेल की यह सबसे ज्यादा कीमत रही और अभी इसमें कमी आने की उम्मीद भी नहीं है। जानकारों की माने तो अगले 2-3 महीने में कच्चा तेल $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है और ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, जिसकी वजह से विकासशील देश जिसमें कि भारत भी शामिल है उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का 80% से ज्यादा आयात करता है। हालांकि भारत बहुत ज्यादा कच्चा तेल रूस से नहीं खरीदता, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रूस का तेल आ नहीं रहा। इससे डिमांड की तुलना में कच्चे तेल की सप्लाई कम हो रही है और रेट बेतहाशा बढ़ रहे हैं। और कच्चे तेल के अलावा नेचुरल गैस के भी दाम की अगर बात की जाए तो नेचुरल गैस के दाम भी इस वक्त आसमान छू रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक भी रूस है। और इसी वजह से पहले यह कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया में जितना नेचुरल गैस पैदा होता है उसका 1/3 रूस से ही आता है। यूरोप के देशों में 40% नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से होती है। शुरू में यही माना जा रहा था कि यही वजह है कि जिसकी वजह से जर्मनी जैसे देश जो है बहुत ज्यादा सख्त नहीं है रूस को लेकर, लेकिन यूरोप में नेचुरल गैस के दाम अब एक झटके में 41% तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि कई तरह के प्रतिबंध रूस पर लगा दिए गए हैं। रूस ने यूरोप को यह धमकी भी दे दी है कि वो दोगुनी महंगी गैस खरीदने के लिए तैयार रहें। इससे नेचुरल गैस से बनने वाली बिजली भी महंगी होगी और लोगों का घरेलू बजट भी बिगड़ेगा। सीएनजी से गाड़ी चलाना भी महंगा होगा और इसकी मार पूरे यूरोप को झेलनी पड़ेगी और निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। यूक्रेन में जंग की वजह से भारत में खाने के तेल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। भारत में सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के तेल की खपत बहुत ज्यादा है और सूरजमुखी के उत्पादन में 18वें नंबर का देश होने के बाद भी भारत को हर साल 22 से 25 लाख टन सनफ्लावर ऑयल आयात करना पड़ता है और भारत सनफ्लावर ऑयल की जरूरत यूक्रेन और रूस से ही पूरी करता है और दोनों ही देश इस वक्त युद्ध में हैं। पूरी दुनिया में सूरजमुखी का 50% उत्पादन इन्हीं दोनों देशों से होता है। यूक्रेन पहले नंबर पर है, रूस दूसरे नंबर पर है। 2020-21 में भारत ने लगभग 17 लाख टन सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से खरीदा था। इसके साथ साथ जब 3 लाख टन सनफ्लावर ऑयल रूस से मंगाया था और जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों देशों में युद्ध हो रहा है तो इसके साथ सूरजमुखी के तेल की कीमत महंगी होगी। इसके अलावा गेहूं की पैदावार भी इन दोनों देशों में बहुत ज्यादा होती है। यूक्रेन में गेहूं की पैदावार काफी ज्यादा होती है। गेहूं के निर्यात के मामले में रूस दुनिया में पहले नंबर पर है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दाम बढ़ने लगे हैं। हालांकि गेहूं महंगा होने का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे गेहूं का आयात नहीं करना पड़ता, लेकिन टर्की, ईरान, इजिप्ट और सऊदी अरब जैसे देशों की रोटी रूस के गेहूं से ही बनती है। टर्की ने पिछले 6 महीने में ही रूस से 58 लाख टन गेहूं खरीदा था। ईरान ने भी 50 लाख टन से ज्यादा गेहूं रूस से मंगाया। अब इन दोनों देशों में गेहूं की सप्लाई कहां से होगी इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस के ऊपर।
एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के लिए सहमति बनी है। लेकिन इन सब के बीच युद्ध के चौथे दिन यूक्रेन ने रूस को कई झटके दिए हैं, जिससे रूस बौखला गया। और खबर यह आ रही है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने को कहा। यानी यूक्रेन पर अब परमाणु हमले का खतरा भी मंडराने लगा है। और इस धमकी के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। Видели? यूक्रेन पर रूस के हमले के 4 दिन। रूस का वार और यूक्रेन का प्रतिरोध चौथे दिन भी जारी रहा। यूक्रेन में तबाही के निशान बहुत कुछ गवाही दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस जैसी महाशक्ति का सामना बहादुरी के साथ किया। यूक्रेन के जवाबी हमले से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने को कहा है। इस अलर्ट के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पश्चिमी देश इसे तीसरे विश्व युद्ध से पहले ही आहट मान रहे हैं। उधर यूक्रेन ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस का रवैया हिटलर जैसा है, लेकिन यूक्रेन हार मानने वाला नहीं है और रूस के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। This is the risk, the threat that we have to take into account. For the 4th consecutive day, the Ukrainian armed forces, National Guard, National Police, units of territorial defense, and the entire defense forces of Ukraine resist and fight back Russian invaders. President Putin had planned to conduct a blitzkrieg operation to force Ukraine on its knees, break us down, make us retreat and capture our capital, Kyiv. None of this has happened. We are bleeding, but we are inflicting disastrous losses on the enemy. बतौर सबूत यूक्रेन की तरफ से कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिसमें लाचार रूसी सैनिक दिख रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अलग अलग जगहों पर 4300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। रूसी सेना के 146 टैंक भी तबाह कर दिए हैं। इनके अलावा रूस के 27 फाइटर जेट और 26 हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा यूक्रेन की फौज ने किया है। रूस के हमले में 64 नागरिकों की मौत हुई है। वहीं अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में बॉर्डर की ओर चले गए हैं। रूसी मिसाइलों के हमले में कीव और खार्किव समेत कई शहरों में दर्जनों रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। चौथे दिन रूस के लिए बुरी खबर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से आई। खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया गया। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक रूसी सैनिक टैंक और अपने बख्तरबंद वाहनों को छोड़कर भाग रहे हैं। रूसी सेना ने खार्किव पर आज ही कब्जा किया था, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन के सैनिकों ने वहां से खदेड़कर रूस को बड़ा झटका दिया है। हालांकि रूस ये भी दावा करता रहा है कि उसकी योजना यूक्रेन पर कब्जे की नहीं है। तो ऐसे में रूस का प्लान क्या सिर्फ दहशत फैलाने का है? वो कभी यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर के दावे कर दहशत फैलाना चाहता है, लेकिन 4 दिनों के बाद भी जब रूस के सैनिक खार्किव तक पहुंचे और वहां से वापस खदेड़े गए तो रूस के तमाम दावों पर सवालिया निशान लग गया। दहशत फैलाने की नीयत से कीव के पास न्यूक्लियर कचरे की जगह पर रूस ने मिसाइल से हमला किया। रूस की मिसाइलों ने अब तक इमारतों को भी निशाना बनाया। यूक्रेन ने तो यहां तक दावा किया कि रूसी सैनिकों ने खार्किव में एक गैस पाइपलाइन बम धमाके से उड़ा दी।
ऑयल टैंक से उठती ये आग की भयंकर लपटें रूस की बौखलाहट का ही नतीजा है। ये सच है कि रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है। अब तक रूस ने यूक्रेन के 2 दक्षिणी शहरों को घेरने का दावा भी किया है। रूस किसी भी तरह से कीव के रास्तों को बंद कर उस पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये भी है कि 4 दिन बाद भी यूक्रेन की राजधानी कीव उसकी पहुंच से अब भी दूर है। लेकिन इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति अपने सैनिकों की बहादुरी की बात करते हैं। Закладывались в многовековой истории нашей армии. Они закалялись в годы Великой Отечественной войны и продолжались, крепли в Афганистане, во многих горячих точках. हालांकि अब दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। बातचीत का नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन यूक्रेन ने सुपर पावर के मंसूबों पर एक के बाद एक झटके देकर साफ कर दिया है कि रूस के लिए ये लड़ाई उतनी आसान भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन पर रूस के हमले का चौथा दिन है। 4 दिन की लड़ाई में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। बम और बारूद के इस खेल में बर्बादी का मंजर साफ देखा जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना विरोधी पर भारी पड़ रही है। आपको दिखाते हैं कि 4 दिन की इस जंग में अब तक क्या क्या हुआ है और दोनों देश क्या दावा कर रहे हैं। हमले का चौथा दिन। चार दिन से यूक्रेन में ताबड़तोड़ बमबारी। कीव में 2 तेज धमाकों के साथ हुई सुबह। रूसी सेना ने गैस पाइपलाइन उड़ाई। ड्रोन अटैक से दहला ओदेशा। खार्किव में घुसी पुतिन की सेना। 2 दक्षिणी शहरों को घेरने का दावा। कीव के और करीब पहुंचे रूसी सैनिक। यूक्रेन पर हमले के चौथे दिन पुतिन की सेना ने एक के बाद एक यूक्रेन में हमले किए। रूस की सेना ने दावा किया कि हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पुतिन दुनिया को बार बार भरोसा दिलाते रहे कि उनकी सेना यूक्रेन पर हमला नहीं करेगी, लेकिन उनका ये दावा खोखला साबित हुआ। 24 फरवरी को पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। पहले दिन रूस की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और यूक्रेन के एयरबेस को निशाना बनाया। रूस की सेना ने कीव में एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया। पहले ही दिन पुतिन ने सफाई दी कि हमला करना ही विकल्प बचा था। उसी दिन रूस के खिलाफ नाटो के सदस्य देश एकजुट दिखाई दिए और रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया गया। हमले के दूसरे दिन रूस की सेना ने यूक्रेन पर दबाव और बढ़ा दिया। रूस की सेना कीव के और नजदीक पहुंच गई। हमले के दूसरे दिन पुतिन ने यूक्रेन के सामने राष्ट्रपति जेलेंस्की को हटाने की शर्त रख दी। यूक्रेन ने पलटवार करते हुए 1000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। उसी दिन खार्किव पर रूस की सेना ने मिसाइल से हमला किया। पुतिन की सेना और आगे बढ़ी और कीव को घेर लिया। हमले के तीसरे दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कंट्रोल करने की कोशिश और तेज की। रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। यूक्रेन ने रूस की सरकार को चैलेंज किया। हमले के तीसरे दिन अमेरिका ने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हमले के चौथे दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन का सबसे ज्यादा नुकसान किया। रूस की सेना कीव पर कब्जा करने के करीब पहुंचती दिखी। चौथे दिन राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने तेल डिपो को उड़ा दिया। खार्कोव शहर में रूस की सेना घुस गई। बदले में यूक्रेन ने रूस की सेना पर ड्रोन से हमले का दावा किया।
जेलेंस्की के लिए राहत की बात यह रही कि यूक्रेन की मदद के लिए 28 देश सामने आए। इस बीच जेलेंस्की ने बेलारूस में बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। 4 दिन की लड़ाई के बाद रूस का दावा है कि वो कीव पर कब्जा करने के काफी नजदीक पहुंच गया है। वहीं यूक्रेन रूस की सेना के दावों की खिल्ली उड़ा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि कीव अभी भी उसके कंट्रोल में है और रूस की सेना की हर कोशिश फेल हो गई है। Що вони роблять? Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжнє обличчя. इस बीच 4 दिन के युद्ध के बाद दोनों पक्ष विरोधी को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन के 23 कंट्रोल पॉइंट तबाह कर दिए हैं। 223 टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया है। रूस यूक्रेन की 39 मिलिट्री गाड़ियों और 28 एयरक्राफ्ट उड़ाने का भी दावा कर रहा है। इसके अलावा रूस ये भी कह रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 7 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूस की सेना के हमले के बाद यूक्रेन की सेना के साथ नागरिक भी काउंटर अटैक करने को तैयार दिख रहे हैं। रूसी सेना का सामना करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरिल्ला वार की तैयारी की है और अपने नागरिकों को हथियार थमा दिए हैं। यूक्रेन भी रूस की सेना का बड़ा नुकसान करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक उसके काउंटर अटैक में 3000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस के 102 टैंक जमींदोज कर दिए गए हैं। रूस की 540 बख्तरबंद गाड़ियां भी यूक्रेनी हमले में तबाह हो गई हैं। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के 16 एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूसी मीडिया भी बढ़ चढ़कर दावे कर रही है। रूस की मीडिया की माने तो 4 दिन की लड़ाई में यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के 23 कंट्रोल पॉइंट और 3 रडार पोस्ट निशाना बने हैं। 48 रडार, 8 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने 11 ड्रोन, 28 एयरक्राफ्ट और 39 मिलिट्री गाड़ियों को उड़ा दिया है। रूसी हमले में यूक्रेन के 86 मोटार, 43 विशेष सैन्य वाहन और 31 S-300 भी तबाह हो गए हैं। रूस की मीडिया के मुताबिक हमले में यूक्रेन के 223 टैंक भी जमींदोज हो गए हैं। दावे अपनी जगह है, लेकिन ये सच है कि अब तक ना तो रूस पूरी तरह से राजधानी कीव पर कंट्रोल कर सका है और ना ही यूक्रेन की सेना ने हथियार डाले हैं। अब यूक्रेन की जनता भी पुतिन की सेना के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई है। यानी कुछ घंटों में यूक्रेन पर कब्जा करने का पुतिन का दावा खोखला साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन रूस के बीच बातचीत होगी। युद्ध के दौरान जहां एक और दुनिया भर के कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वहीं दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने भी युद्ध में यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया है। यूक्रेन में लगातार हो रहे हैं रूस के हमले। रूस लगातार यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहा है बर्बाद। लगातार हो रहे हमलों से यूक्रेन की जरूरी सेवाओं पर हो रहा है असर। यूक्रेन की इंटरनेट सेवा पर हुआ असर। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके एलन मस्क से मांगी मदद। यूक्रेन की मदद को लेकर एलन मस्क ने किया ऐलान। इंटरनेट सही से चले, इसके लिए अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को किया बहाल। दरअसल लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन में इंटरनेट सेवा पर असर होने लगा था। रूस भी चाह रहा है कि इंटरनेट सेवा खत्म हो जाए, जिससे यूक्रेन पूरी दुनिया से अलग हो जाए और रूसी कार्रवाई की जानकारी दुनिया को ना मिल सके। लेकिन जैसे ही इंटरनेट सेवा पर असर होना शुरू हुआ, यूक्रेन उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने ट्वीट किया और एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि एलन मस्क, आप मंगल पर घर बनाने की योजना बना रहे हैं। यहाँ यूक्रेन पर रूस कब्जा कर रहा है। आपके रॉकेट अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक लैंड कर रहे हैं, लेकिन रूसी रॉकेट यूक्रेन में आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। हमें यूक्रेन में स्टारलिंक स्टेशन मुहैया कराएं, जिससे हम रूस का सामना कर सकें। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने तुरंत दरियादिली दिखाते हुए ट्वीट किया और लिखा कि स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस अब यूक्रेन में एक्टिवेट कर दी गई है। कई और टर्मिनल जल्द ही एक्टिवेट किए जा रहे हैं।
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पिछले कई सालों से स्टारलिंक के जरिए सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया करवाने पर काम कर रही है। कंपनी अब तक करीब 2000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ चुकी है, जो लगातार धरती का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमते हुए धरती पर सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विसेज पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो गई है। एक ओर जहां दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक कर रहे हैं यूक्रेन संकट को लेकर के। वहां फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। वहीं ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां यूक्रेन बॉर्डर पर कई जगह भारतीय छात्रों के साथ, भारतीय लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। और इन सब के बीच यूक्रेन संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल है। चर्चा हो रही है कि जितने भी भारतीय यूक्रेन संकट में फंसे हुए हैं, युद्ध के दौरान वहां फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से किस तरह से बाहर निकाला जाए। यूक्रेन का एयर स्पेस बंद होने की वजह से भारत की सरकार वहां के लोगों को बॉर्डर इलाके तक ला रही है, आने को कह रही है, और अलग अलग चैनलों के जरिए उन्हें लाया जा रहा है और फिर भारत के विमान उन्हें लेकर के भारत वापस लौट रहे हैं। इसको लेकर सरकार पल पल की अपडेट ले रही है, नजर बनाए हुए है। कल जब मुंबई उतरा था विमान, तो वहां पर भी सरकार की ओर से मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अगवानी करने के लिए पहुंचे थे। भारतीयों की सुरक्षित वापसी सबसे अहम है सरकार के लिए और इसको लेकर बैठक चल रही है। हालात रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बिगड़ रहे हैं। एक ओर बातचीत चल रही है, दूसरी ओर परमाणु युद्ध की धमकी तक दी जा रही है। इस बीच भारत सरकार अपने नागरिकों की वापसी को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित है। बड़ी कवरेज लगातार बनी हुई है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.